दोस्तों सस्ने नमस्ते। हम सभी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं एमपीसी न्यूज़ शिक्षण संवाद के अंतर्गत आप सभी को इस दिशा की ओर सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है सो स्नेहल काटदरे। अगर इस बोर्ड परीक्षा में हमने अब तक किए हुए प्रयासों को हम सही दिशा दिखाएंगे, कौशल के साथ उसे लिख कर दिखाएंगे, तो शायद अब तक किए हुए प्रयासों को हम अच्छे अंकों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये जताने के लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे पता है कि आप साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि हमने लेखन कौशल अपनाया है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 2 साल के बाद लगभग हम परीक्षा लिखने का काम कर रहे हैं। अब तक हमने मौखिक परीक्षाएं बहुत सारी दी हैं, बार बार रटने का काम किया है, लेकिन लेखन में हम थोड़े आलसी रहे। और ये दुविधा जो है, इसे दूर हटाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि हम इस बचे हुए समय में लेखन कौशल कैसे अपनाएं। आप जानते हैं 100 मार्क के हिंदी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमें पूरे के पूरे अंक देने के लिए काबिल है। जैसे व्याकरण के प्रश्न हैं, दिए हुए पैराग्राफ के प्रश्न बनाने के प्रश्न हैं, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो गद्य और पद्य के जरिए हमें पूछे जाते हैं। अगर ये हम बार बार देख कर लिखने की कोशिश करेंगे तो पूरे के पूरे अंक पाना हमारे लिए संभव है। बच्चों, आप जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक आकलन करना ये आसान काम है, लेकिन लिखना कौशल का काम होता है। और हमें लिखने के लिए बार बार लेखन कार्य ही करना पड़ेगा, ये हमें याद रखना चाहिए। पेपर के प्रश्न पत्र की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि गद्य में 2 पठित और एक अपठित पैराग्राफ हमें दिया जाता है, जिसके लिए 20 अंक हमें मिलते हैं। इस 20 अंकों में चंद प्रश्न ऐसे हैं कि जो आकलन पर हमें लिखने पड़ेंगे, और चंद प्रश्न ऐसे हैं जो वस्तुनिष्ठ, जो उसी में उस पैराग्राफ में होने का काम करने वाले। कम से कम उन 20 में से 12 अंक मिलना हमारे लिए आसान काम है। याद रखें, भाषा विषय में 80 से अधिक अंक पाना ये बहुत कठिन काम होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसमें कौशल दिखाना, उसमें परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करना बच्चों को आता ही है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम अपने अनुभव के दायरे को बढ़ाकर अपने मन की बातों के जरिए इन पठित प्रश्नों को लिखने का काम करेंगे, अंक हमारे ही होते हैं। उसमें शुद्ध लेखन की गलतियां नहीं होनी चाहिए और वाक्य सही होने चाहिए। ये 2 बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस पेपर में जो 80 मार्क का पेपर है, उसमें गद्य के लिए 20 मार्क्स, पद्य के लिए 12 मार्क्स, व्याकरण भाषा अध्ययन के लिए 14 मार्क्स, पूरक पठन के लिए 8 मार्क्स और उपयोजित लेखन के लिए 26 मार्क्स दिए हुए हैं। अब कुल मिलाकर आप जानते हैं कि आपने अब तक मौखिक परीक्षाएं पूर्ण की होगी और उसके पूरे के पूरे अंक भी आपने पा लिए होंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है मौखिक परीक्षा के जरिए 20 के 20 अंक पाना। लेकिन लेखन कौशल में 80 के जरिए अगर 70 मार्क्स भी हम पा जाते हैं तो ये मार्क्स सही मायने में हमारे होंगे, ये याद रखना। अब उसके लिए क्या करें? बहुत आसान सी बात है। अब तक हमने पढ़े हुए हिंदी भाषा को, उसके शब्दों को हमें बार बार रटना होगा। पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न कैसे बनते हैं ये लिखकर देखना होगा। भाषा विश्लेषण आपको ज़्यादा कठिन है तो शायद उसके अलावा उसका सही उत्तर अपने शब्दों में लिखने का कौशल हमें अपनाना होगा। एक और बात है, उत्तरों के लिए अगर आप बार बार पाठ पढ़ते हैं तो उसमें व्याकरण की ओर गौर करना होगा, क्योंकि व्याकरण के जो 14 अंक है हमारे,
वो पूरे के पूरे हमें मिलने चाहिए, क्योंकि अब तक हमने पूरा व्याकरण का हिस्सा रटा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब व्याकरण के प्रश्न में शब्द भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचानना बहुत आसान बात है, क्योंकि पाठ पढ़ते समय अगर हम इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे, मतलब रेखाएं डालकर रखेंगे, तो हमारे पाठ्य पुस्तक के बाहर का हमें कुछ भी नहीं पूछा जाता, यह हमें समझ में आ जाएगा। संज्ञा पहचानना आसान है, सर्वनाम पहचानना आसान है और विशेषण पहचानना तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा अव्यय के भेद आपको लिखने पड़ेंगे, जो 1 मार्क के लिए है। हो सकता है कि अव्यय पहचानने के लिए प्रश्न आए, या हो सकता है दिए हुए अव्यय का सही वाक्य प्रयोग करने के लिए आपको दिया जाए। हाँ, विस्मयादिबोधक अव्यय है तो उसके साथ ही वाक्य शुरू करना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब विस्मय चिन्ह आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय अगर है तो उसकी ओर हमें गौर से देखना पड़ेगा और उसका सही वाक्य प्रयोग कर दिखाना पड़ेगा। याद रखें, संबंध सूचक अव्यय में का, की, के ये संबंध कारक इस्तेमाल होते हैं, जिसका हमें सही प्रयोग पाठ के जरिए समझ लेना अपेक्षित है। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, और उसके अलावा बहुत सारे क्रिया विशेषण अव्यय हमने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़े ही हुए हैं। अब इसमें सहायक क्रियाएं भी हैं, प्रेरणार्थक रूप भी है। सहायक क्रिया के वाक्य अगर आपको दिए गए हैं तो उसमें से सहायक क्रिया पहचानना आसान है, क्योंकि हमेशा याद रहे वाक्य में दूसरे क्रमांक पर आने वाली क्रिया हमेशा सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं आज घर की ओर चल पड़ा। अब इसमें चलना और पढ़ना 2 क्रियाएं हैं, तो पढ़ना इसकी हो गई सहायक क्रिया, क्योंकि चलना वाक्य की मुख्य क्रिया है। प्रेरणार्थक रूप दोनों लिखने पड़ेंगे। शायद प्रेरणार्थक रूप आपको दिए होंगे, उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा हो, जो कि बहुत आसान है। मुहावरे का वाक्य प्रयोग या उसका चयन, ये तो आसान बात है, जो हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही समझना है। पाठ पढ़ते समय मुहावरों के नीचे अंडरलाइन करके रखें, उसी प्रकार के 1 और 2 वाक्य लिखकर देखने का प्रयास करें। ये काम हमें आसानी से अंक देकर जाएगा। कारक पहचानना और उसका भेद लिखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। 8 कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार के सभी कारक हमारे पाठ्य पुस्तक में मौजूद है, जिसे हमें गौर करना होगा। अब इस कारकों को पहचानने का काम जो आसान है वो हमें करना चाहिए। जैसे कर्ता कारक में बहुत बार कोई कर्ता इस्तेमाल नहीं होता और बहुत बार ने का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता कारक जो ने है कि मैंने यह काम किया, तो ने कर्ता का इस्तेमाल करने वाला कारक हो गया। विराम चिन्ह आसान है, आपने अब तक कई बार विराम चिन्हों को देने का, रखने का और समझने का काम किया होगा। उसमें भी प्रश्न चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब उद्गार चिन्ह, विस्मय चिन्ह, कॉमा, डैश, ये दंड, ये सभी आपके लिए बहुत आसान है, जिसका प्रयोग करके आपको शायद दिखाने के लिए वाक्य दिए जाएंगे। संधि है आपको पहचानने के लिए, और संधि का काम अगर आप करेंगे तो शायद संधि के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। शायद 2 दिए होंगे, जिसमें से 1 आपको करना है। व्याकरण के कोई भी हिस्से को छोड़ने का काम मत करिए बच्चों, क्योंकि शुद्ध लेखन की गलतियों के लिए जो मार्क्स काटे जाते हैं वो हमें इस प्रकार के आसान से मिल सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। अगर 1 गलत हुआ तो दूसरे के लिए मार्क्स मिल ही सकते हैं। काल परिवर्तन करने के लिए दिए जाएंगे 3 वाक्य, जिसमें से 2 आपको करने हैं। आप तीनों के तीनों करेंगे, क्योंकि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीनों रूपों में प्रयोग करना आपके लिए आसान होगा। वाक्य भेदों में रचना और अर्थ के अनुसार हमें परिवर्तन करना होगा, और
हो सकता है कि उस वाक्य के भेद को पहचानने का कार्य भी हमें दिया जाएगा, ये जो 2 मार्क के लिए है। वाक्य शुद्ध करना भी हमारे लिए आसान है। लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्य शुद्ध करना पड़ेगा। याद रहे, अगर हम लिंग और वचन बदलते हैं तो क्रिया में भी अनायास परिवर्तन होता है, जिसकी ओर आपको गौर करना होगा। बच्चों, याद रहे कि पिछले साल बोर्ड की कोई परीक्षा नहीं हुई थी और न ही हमने 9वीं में भी पूरी कक्षा का पेपर लिखने का कार्य किया था। अब परीक्षा न होने के कारण कई बार हमने लेखन में आलस दिखाने का काम किया होगा, लेकिन याद रहे, इसके लिए थोड़ी सहूलियत देने का कार्य इस बार एसएससी बोर्ड ने हमारे लिए किया है। उन्होंने चंद पाठ हमारे पठन कार्य में सहूलियत दी है। इसमें है प्रथम इकाई के 2 पाठ, लक्ष्मी, और पाठ दूसरा है, और पाठ 5वां है गोवा जैसा मैंने देखा। 7वां पाठ है खुला आकाश और पाठ 11वां है कृषक का गान। इन चारों पाठों पर कोई प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि गद्य विभाग में ये और पद्य विभाग में ये 4 पाठ नहीं होंगे। तो दूसरी इकाई के 2 पाठ नहीं है। पाठ तीसरा है श्रम साधना और पाठ 8वां है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अगर ये पाठ नहीं है तो इसका अध्ययन सिर्फ भाषा के लिए हमें करना होगा, जिसके व्याकरण के प्रश्न लगातार पूछने का कार्य आसानी से हो सके। अगर कुल 6 पाठ नहीं है तो हमारे लिए आसान है कि इस 80 मार्क के पेपर के लिए बचे हुए पाठों को हम बारीकी से पढ़ें। सिर्फ पाठ पढ़ने से भी काम हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गद्य प्रश्न के लिए पैराग्राफ दिया ही जाता है और उस पर आधारित प्रश्न आपको लिखने हैं। जैसे विशेषण के प्रश्न हैं, जैसे संज्ञा के प्रश्न हैं। ये वाले काम के लिए ये 6 पाठ शायद रखे हुए हैं, इसलिए उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब भाषा अध्ययन सभी का करना है, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि हमारे लिए यह भाषा अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे अंक हमें मिलने की अपेक्षा है। गद्य और पद्य के अलावा थोड़ा सा पूरक पठन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी पाठ हमें पढ़ने पड़ेंगे। पूरक पठन में आकलन और अभिव्यक्ति के 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 3-4 वाक्य आपके जरिए अपेक्षित है। याद रहे, ये पूरक पठन के पाठ जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही समाविष्ट है, उनकी ओर गौर करना पड़ेगा, उसे बार बार पढ़ने का काम करना पड़ेगा और अपने शब्दों में ये 3-4 वाक्य लिखने की अपेक्षा आपसे की जा रही है, क्योंकि इससे आपकी परिष्कृत भाषा का अंदाजा परीक्षक को हो जाएगा। बच्चों, याद रहे, बच्चों के अपने वाक्य परीक्षकों को बहुत अच्छे लगते हैं और उसके सही अंक देने का कार्य भी वे करते हैं। आपकी आकलन क्षमता, आपकी भाषा की समझ, इससे परखने का कार्य परीक्षक करेंगे और इसलिए इन सभी चीज़ों को आप अपने शब्दों में लिखने का काम जरूर करें। भाषा अध्ययन व्याकरण को, जैसे मैंने अभी कहा कि हमें अलग अलग तरीके से इसका लिखने का कार्य कर देखना पड़ेगा। अब लिखना कैसे है ये आपकी मर्जी पर अवलंबित है। अगर हम आते जाते पाठ पढ़ते समय संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाएं पढ़ते जाएंगे तो शायद संभव है कि हमें उसको और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से लिखने का काम करना है। और अगर ये संभव नहीं है तो घंटे भर में, दिन भर के घंटे भर में सिर्फ व्याकरण की पढ़ाई करें। बच्चों, याद रहे, व्याकरण हिंदी का सबसे आसान है और आप जितना अधिक उसके ओर काम करेंगे उतने अधिक अंक आपको मिल जाएंगे। और इसलिए बारीकी से उसकी ओर गौर करिए और लेखन कार्य कर देखिए। वाक्य शुद्ध करना, प्रेरणार्थक रूप लिखना, सहायक क्रियाएं लिखना, अव्यय पहचानना या अव्यय के लिए वाक्य लिखना, या फिर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पहचानना, ये सभी काम इसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एक और बात है इसके लिए, अगर भाषा अध्ययन के अलावा उपयोजित लेखन की ओर भी आपको गौर करना पड़ेगा। बच्चों, मैंने इसलिए कहा कि अब तक आपने 9वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत काम किया होगा। 9वीं में आपने कोई परीक्षा नहीं दी है, इसलिए लेखन सराव आपके पास के लिए कम पड़ रहा है, तो उसका काम आप घर पर ही बैठे बैठे करिए। भाषा अध्ययन में
जैसे मैंने कहा कि आपको लिखना पड़ेगा, वैसे आपको उपयोजित लेखन के लिए भी लिखना पड़ेगा। इसमें पत्र लेखन है जो कम शब्दों में आपको पूरे के पूरे अंक देने के लिए तैयार है। आप जानते हैं इस बार से पत्र लेखन में थोड़ा बदलाव किया गया है। नीचे लिफाफा वगैरह जो आप बनाते हैं वो इस बार से नहीं बनाना है, और इसलिए नए पत्र लेखन के कौशल को आपको सीखना पड़ेगा। अगर औपचारिक या अनौपचारिक जो भी कोई पत्र आप लिख रहे हैं उसे लेखन कर देखना अपेक्षित है, और वो फॉर्मेट के अनुसार, दिए हुए मसले के अनुसार है या नहीं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। उसके जो 5 अंक है वो आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ अपने 4 या 5 वाक्य लिखने होते हैं। बाकी सब हिस्से दिए हुए विषय में ही मौजूद है। जो पत्र भेज रहा है उसका पता, जिसे भेजना है उसका पता, उसका नाम या जो कुछ भी है वो सब उस दिए हुए विषय में मौजूद है। इसकी ओर गौर करें और पत्र लेखन कम से कम 2 या 3 बार करके देखें। पत्र लेखन के अलावा उसमें कहानी लेखन है। दिए हुए पैराग्राफ के प्रश्न बनाने हैं। कहानी लेखन बहुत आसान है, मुद्दों के आधार पर, दिए हुए शीर्षक के आधार पर। कहानी लिखना इसलिए आसान है क्योंकि उन्हें वाक्यों में ढालने का कार्य आपको करना है। दिया हुआ विषय अगर मध्य है तो और आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार आपको 4 या 5 वाक्य हर मध्य के लिए लिखना संभव है। लेकिन अगर वो नहीं है, सिर्फ शीर्षक दिया हुआ है, तो भी आसान है। आप मन में ये कहानी तैयार करके रखें और उसके अनुसार पैराग्राफ बनाकर कम से कम 4 पैराग्राफ में कहानी लेखन पूरा करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी भाषा ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं कहानी लेखन के अलावा दूसरा कुछ हिस्सा करूं, क्योंकि उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। वहाँ अलग से चीज़ आपके लिए दी हुई है। इसमें है कहानी लेखन के अलावा आपके लिए है वृत्तांत लेखन, लेकिन उसमें भाषा परिष्कृत होनी चाहिए। कल या परसों हुए किसी कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा आपको उसमें लिखना होता है, और वो भी दिए हुए दिनांक के साथ। मतलब इस तरीके का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस तरीके का मसला आपको लिखना पड़ेगा। विज्ञापन लेखन एक कौशल है और उसे तरीके से, मतलब कौशल के साथ ही आपको पूरा करना पड़ेगा। किसी का भी विज्ञापन अगर बनाना है तो उसके लिए फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल से आप बना सकते हैं, पेन से भी आप बना सकते हैं। अगर कोई आमंत्रण पत्रिका आपको बनानी है या किसी को बधाई के लिए आपको मतलब विज्ञापन भेजना है, किसी चीज़ को बेचने के लिए आपको विज्ञापन बनाना है, तो उस तरीके का मसला, उस तरीके के वाक्य आपको तैयार करने पड़ेंगे। विज्ञापन लेखन कम शब्दों में लिखा जाता है, इसकी ओर बच्चों गौर फरमाएं, क्योंकि विज्ञापन एक कौशल की बात है और उसे आकर्षक और सही शब्दों में लिखना बहुत ज़रूरी है। निबंध लेखन बहुत आसान है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको अलग अलग तरीके के निबंध दिए जाते हैं। इसमें आत्मकथा है, वर्णनात्मक है, कल्पनात्मक भी है, या फिर शब्द चित्र के माध्यम से किसी व्यक्ति का रेखा चित्र खींचना, ये भी काम दिया जाता है। बच्चों याद रहे कि निबंध लेखन आपकी भाषा की समझ को परखने का सबसे आसान तरीका है। आपके सामने प्रस्तुत हुए आपके पेपर को गौर करने वाले परीक्षक सभी अनुभवी होते हैं, और वो पहले या दूसरे वाक्य से ही पहचान लेते हैं कि आप किस तरीके की भाषा समझ रखते हैं। बच्चों हमेशा याद रहे कि भाषा हमारी अच्छी होनी चाहिए और वो हमारी मन की होनी चाहिए। किसी और से रटा रटाया, किसी और से लिखा हुआ निबंध हम कभी न लिखें, क्योंकि उसके लिए बार बार याद रखने का काम हमें करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम आत्मकथा लिखने के लिए तैयार है तो कोई भी आत्मकथा आपके सामने आए, आप जानते हैं कि आत्मकथा में मृत्यु तक की बात आती है, लेकिन मृत्यु की बात की ओर गौर नहीं किया जाता। आत्मकथा लिखते समय मैं का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। वो चीज, वो पदार्थ, वो हिस्सा, वो आप स्वयं बन जाते हैं और उसको लिखने का काम करते हैं। अगर आप किसी रास्ते का आत्मवृत्त लिख रहे हैं तो रास्ता
आपके साथ बोल रहा है, इस तरीके का हिस्सा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी फलक या किसी फटे हुए किताब की आत्मकथा लिख रहे हैं तो उस रूप में ही आपको जाना पड़ेगा और उसके फटे हुए हिस्से को दिखाकर उसका पूरा हिस्सा समझाकर आपको आत्मकथा को गौर करना पड़ेगा। अगर निबंध लेखन में आप कविता की पंक्तियां रखने का काम करेंगे, भाषा मुहावरेदार होगी तो और अच्छा होगा। बच्चों याद रहे कि भाषा परिष्कृत समझने का एक ये नजरिया है, ये दृष्टिकोण है। आप जितनी भी कविता की पंक्तियां रखेंगे, निबंध लेखन की पंक्तियां उतनी बढ़ती जाएंगी। अगर आपने कविता की पंक्तियों से शुरू किया हुआ हिस्सा है, निबंध है, तो परीक्षक को लगता है कि इसे हिंदी भाषा की बहुत अच्छी समझ है और इसलिए उसने कविता की पंक्तियों को उद्धृत करने का काम किया। अगर उसने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, जो भी मुहावरे आपके पाठ्य पुस्तक में आए या 9वीं की कक्षा में आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बच्चों ये काम करना सबसे आसान और सरल बात है। ये मुहावरे अगर हम बार बार रटते जाएंगे, कहीं और लिख कर रखेंगे, आते जाते उसकी ओर देखते रहेंगे, तो उचित समय पर दिए हुए विषय के अनुसार हमें उसका चयन करना आसान हो जाएगा। निबंध लेखन एक कौशल है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कविता की पंक्तियां या मुहावरेदार भाषा से हम उस भाषा की समझ को दिखाते हैं और साथ ही साथ विषय के अनुसार लेखन, हमारे मन का लेखन करते हुए हम ये जता सकते हैं कि हिंदी भाषा को हमने सही तरीके से समझा है। भाषा की समझ कितनी है या आप कितने गहरे पानी में हैं, ये देखने का ये एक सही तरीका है। निबंध लेखन के अलावा गद्य आकलन भी आपके लिए है। दिए हुए पैराग्राफ को बारीकी से पढ़िए। हर वाक्य के 2-2, 3-3 प्रश्न भी बन सकते हैं। आपके लिए असल में 4 या 5 वाक्य लिखना ही बहुत आवश्यक है, लेकिन आप इससे ज्यादा प्रश्न बनाने का काम करिए, क्योंकि व्याकरण की गलतियां हम अनायास करते हैं। बच्चों, दिए हुए पेपर में आपका ये कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि आप अगर 4 के बदले में 6 या 7 प्रश्न लिखते हैं तो गलतियों को छोड़कर पूरे मार्क्स मिलना आपके लिए आसान है। एक और बात है इसमें कि कहानी लेखन में भी आप कविता की पंक्तियां उद्धृत कर सकते हैं। आप विज्ञापन में भी अपनी बनाई हुई कविताएं रख सकते हैं, क्योंकि उसे तो कम शब्दों में हमें लिखना है। पूरक पठन के पाठ जो हैं वो अगर हम पढ़ेंगे तो भाषा समझना हमारे लिए आसान होगा। हिंदी साहित्य बहुत विपुल है बच्चों, लेकिन उसे दिखाने का कार्य अगर हमें नहीं करना है, हमें आज की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक अंक कैसे पाएंगे, तो उसके लिए हमें भाषा की समझ और भाषा की परिष्कृतता सही दिशा की ओर बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों याद रहे कि परीक्षा एक आसान बात है, उसे अगर बोझ समझकर हम लिखने का काम करेंगे तो कतई अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे मैं ये हासिल कर ही लूंगा ये सोचकर हमने आगे बढ़ने का कार्य किया, आत्मविश्वास के साथ हमने लेखन किया, तो हमें अच्छे अंक पाना कोई कठिन बात नहीं है। व्याकरण के अलावा गद्य और पद्य की ओर गौर करेंगे तो इस बार विश्लेषण का काम आपके लिए नहीं है। विश्लेषण छोड़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर गौर करें, जो उसी पैराग्राफ में, उसी कविता की पंक्तियों में समाविष्ट है। पद्य आकलन आपके लिए बाहर का नहीं है, इसलिए आसान है कि उसे समझकर लिखने का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। कविता की पंक्तियां 2-3 बार या 4 बार पढ़ने से भी हमारे उसका अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। वैसे विश्लेषण तो हमें करना ही नहीं, लेकिन अर्थ लिखना हमारे लिए आसान है। भावार्थ के जरिए आप इसे उद्धृत कर सकते हैं। गद्य में 2 पठित और 1 अपठित पाठ है। अपठित पाठों के पैराग्राफ को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अपठित वाले पैराग्राफ को प्रश्न के माध्यम से समझाना हमारे लिए आसान होगा। पठित पाठों के प्रश्नों के उत्तर आप सही तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि पाठ को आपने समझा है।
लेकिन अपठित पाठों के प्रश्नों के उत्तर को लिखते समय हमें भाषा की समझ को ही अपनाना पड़ेगा। बच्चों याद रहे कि इसमें अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। आपकी अपनी अभिव्यक्ति, आपका अपना व्यक्तित्व इसमें झलकना चाहिए, जिसके सहारे अधिक से अधिक अंक पाने का कार्य या आपके पेपर को पूरा पढ़ने के लिए परीक्षक को बाध्य करने का कार्य आप कर सकते हैं। आपने बहुत लिखा इसलिए आपको बहुत अंक मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप सही दिशा की ओर सही समझ रखकर अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक पाना बहुत आसान होगा। बच्चों एक और बात है, अगर हमने इनमें से पूरे प्रश्न पत्र को बारीकी से समझ लिया तो शायद संभव है कि हमें आज की परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमें अच्छे अंक पाने हैं और वो भी मैंने लिखे हुए पेपर के माध्यम से, और इसीलिए लेखन की तैयारी करिए। लेखन के साथ साथ समझ बढ़ाने का काम करिए, पाठ्य पुस्तक की ओर गौर करिए। दिन में कम से कम 1 घंटा हिंदी की पढ़ाई अवश्य करिए। हिंदी में दूसरों के साथ बोलचाल रखिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी हिंदी की समझ बढ़ती जाएगी। और इसीलिए बच्चों हमेशा याद रहे कि अधिक लेखन से अधिक अंक मिलेंगे, अधिक सराव से अधिक अंक मिलेंगे, और भाषा की परिष्कृतता की ओर बढ़ने का कार्य हम सही कर पाएंगे। आप सभी को आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।